देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, नोटबंदी की तरह जबरदस्त तरीके का हो गया अव्यवस्था, जिसके बाद बीजेपी की सरकार को फिर से माफी मांगकर पुराना फैसला वापस लेना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे ऐसा क्या नया बवाल हुआ है जिसे लेकर राहुल गांधी ने 1 साल पहले ही दे दिए थे बड़े संकेत, और बीजेपी की सरकार को आखिरकार फिर से आईना दिखाना पड़ा है। बताएंगे कैसे एक बार फिर से मोदी सरकार ने लिया एक ऐसा निर्णय जिसके बाद जबरदस्त तरीके से हुआ बवाल और फिर लेना पड़ा फैसला वापस। बताएंगे क्या था पूरा मामला दोस्तों, इसके साथ में चलेंगे। एक और बड़ी अपडेट जहां पर किसानों के आंदोलन को लेकर बताएंगे किस तरीके की अपडेट सामने आई है। दोस्तों जब रेल रोकने के लिए पहुंचे किसान तो आखिर क्या क्या हुआ है और आगे क्या जानकारी आ रही है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और बीजेपी के साथ में गठबंधन करके धोखा खा चुके पार्टी को अब कांग्रेस पार्टी से है बड़ी उम्मीद। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी अपडेट की तरफ बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यू टर्न को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पूरे देश पर एक दो उद्योगपति के कब्जे के कारण ही देश का विकास नहीं हो पा रहा और देश लगातार विकास में पिछड़ता जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 6 नवंबर 2024 को राहुल गांधी की ओर से न्यूज आर्टिकल लिखा जाता है। अलग अलग न्यूज़पेपर में राहुल गांधी का आर्टिकल छपता है। दोस्तों इसमें राहुल गांधी इस बात की बात करते हैं कि भारत के अंदर जिस तरीके की आर्थिक नीति अपनाई जा रही है भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अलग अलग तरीके के सेक्टर को देखें तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भारत के अंदर एक अर्थव्यवस्था को प्रमोट किया जा रहा है दोस्तों, और वो है एक या दो कंपनियों का पूरी तरीके से एक पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करवाना। दोस्तों चाहे मोबाइल का सेक्टर यानी टेलीकॉम सेक्टर अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 से 3 कंपनियां हैं। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर का भी यही हाल है दोस्तों, सिगरेट का भी यही हाल है और पेंट का भी यही हाल है। के साथ में हवाई जहाज यानी एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए मामले में भी एक तरीके से 2 या 3 कंपनियों का पूरा कब्जा है दोस्तों। राहुल गांधी ने इसी और इशारा करते हुए पूरा का पूरा एक न्यूज में अपना संदेश और आर्टिकल लिखा था दोस्तों। इसमें राहुल गांधी पूरी तरीके से इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि भारत के अंदर जो एक अधिकार की आर्थिक नीति अपनाई जा रही है, यानी कुछ एक कंपनियों को 2 या 3 कंपनियों को भारत के अंदर सारे सेक्टर पर कब्जा करने की इजाजत दी जा रही है, यह भारत के लिए खतरनाक है। और राहुल गांधी की ये बातें एकदम सच होती नजर आने लगी है दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि 1 नवंबर को बीजेपी सरकार के द्वारा एक निर्देश जारी किया जाता है दोस्तों। इसमें पायलटों को हफ्ते में 48 घंटे रेस्ट देने और नाइट ड्यूटी यानी देर रात से लेकर 6 बजे सुबह तक की जो ड्यूटियां होती है उसे लेकर सख्त सीमाएं लागू की गई दोस्तों। 2 दिसंबर 2025 को इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 35% रह गई दोस्तों और शुरुआती रद्दीकरण और ज्यादा बढ़ गए। यानी इंडिगो में जब ये नियम लागू किया गया दोस्तों तो इंडिगो की 35% ही फ्लाइट 2 दिसंबर को उड़ पाई। 3 दिसंबर को स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई और 175 से 300 के आसपास फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में जोरदार तरीके का हंगामा देखने को मिला दोस्तों। डीजीसीए ने अचानक से आनंद फानन में बैठक बुला ली। इसके बाद 4 तारीख को तो स्थिति और ज्यादा भयंकर हो गई। 4 दिसंबर 2025 को 300 से 400 फ्लाइट को रद्द किया गया। कुल मिलाकर 1200 फ्लाइट 3 दिनों के अंदर रद्द हो गए, जिसके कारण दिल्ली के T3 से सारे हवाई जहाज को रद्द कर दिया गया दोस्तों। कोई भी यात्रा नहीं हुई और यहां तक कि 2 गुना रेट कर दिया गया। टिकट के दाम को बढ़ा दिया गया, 2 गुना दाम हो गया दोस्तों। और जो घरेलू हवाई जहाज चल रहे थे उन सबको रद्द कर दिया गया, जिसके कारण मारपीट जैसी स्थिति भी एयरपोर्ट पर बन गई। भयावह स्थिति देखने को मिली दोस्तों। रेलवे स्टेशन से भी बदतर हालत एयरपोर्ट पर देखने को मिला, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति होने के बाद जबरदस्त तरीके का दबाव बना दोस्तों। आपको बता दें कि इतनी भयावह स्थिति इसलिए देखने को मिली दोस्तों क्योंकि इंडिगो नाम की भारत की एक कंपनी है जो भारत के हवाई सेक्टर के अंदर जबरदस्त तरीके की एक पकड़ रखती है दोस्तों। यानी हवाई जहाज अगर 100 भारत के अंदर उड़ते हैं तो उसमें से 60 इंडिगो के उड़ते हैं। यानी इंडिगो ने भारत के हवाई क्षेत्र में पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है दोस्तों। और जैसे ही नियम लागू किया गया वैसे ही इंडिगो ने ढिलाई बढ़ती, जिसके कारण उसके कर्मचारियों की संख्या में काफी गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण अचानक से फ्लाइट की व्यवस्थाओं में काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिला, जिसके कारण ऐसी ही स्थिति बन गई कि कई सारे फ्लाइट को रद्द करना पड़ा दोस्तों और करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो गए। कुल मिलाकर इंडिगो भारत के हवाई क्षेत्र पर 60 से 65% तक कब्जा करता है दोस्तों। यानी 60 से 65% हिस्सा अकेले इंडिगो का है, यानी एक तरफा एक अधिकार इंडिगो कंपनी का है दोस्तों, जिसके कारण इस तरीके की अफरा तफरी वाली स्थिति हो गई। और उसके बाद भाजपा सरकार पर जबरदस्त तरीके का दबाव बना, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जोरदार तरीके के दबाव के बाद आखिरकार बीजेपी सरकार के द्वारा जो FDTL का नियम लेकर आया गया था, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट का नियम लेकर आया गया था, उससे वापस ले लिया गया दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर इस बात के संकेत है कि बीजेपी वाले जब भी कोई कानून लेकर आते हैं, भाजपा सरकार वाले बिना सोच विचार के लेकर आते हैं और बीजेपी की आर्थिक नीति के कारण ही अलग अलग सेक्टर के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कुछ एक बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा हो चुका है। यही बड़ा कारण है कि उन क्षेत्रों के अंदर अगर कोई बदलाव वाली चीजें करने की कोशिश भी की जाए तो कहीं ना कहीं कंपनियों की ओर से ब्लैकमेल किया जाता है और ऐसी अफरा तफरी वाली स्थिति बना दी जाती है कि आखिरकार झुकना पड़ता है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी सरकार की आर्थिक नीति में ही जोरदार तरीके का झोल है, अगर आप भी बीजेपी सरकार की आर्थिक नीति का विरोध करते हैं जिसमें कुछ एक कंपनियों को ही सारे क्षेत्रों के अंदर कब्जा करवाया जा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
पंजाब के अंदर किसान मजदूर संघर्ष समिति यानी KMM के हल्ला बोल के मद्देनजर पंजाब के अमृतसर में भारी पुलिस तैनात किया गया। दोस्तों, अमृतसर ग्रामीण के SP आदित्य ने कहा कि किसान संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था और कहा था कि वे अमृतसर से दिल्ली जाने वाले ट्रेन और बस को रोकेंगे। SP के मुताबिक उन्होंने किसान के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को रोकने के लिए और किसी भी तरीके से बाधाओं से बचने के लिए व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई इंतजाम किए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भारी संख्या में लोगों को मैदान में उतारा गया। 10 DSP रैंक के अधिकारी के साथ 300 पुलिस वाले तैनात किए गए अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि किसानों के द्वारा जो रेल की पटरी पर बैठकर रेल की पटरी को ब्लॉक करने की बातें चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं किसानों को सफल ना होने दिया जाए। लेकिन पंजाब के किसानों ने अपनी मांग को लेकर अमृतसर, जालंधर के साथ साथ फिरोजपुर और लुधियाना समेत कई जगह पर ट्रैक पर बैठकर धरना दिया। दोस्तों, फिरोजपुर में ट्रैक पर बैठे किसानों की पुलिस से हल्की झड़प हो गई। जालंधर के अंदर भी पुलिस ने कई किसानों को डिटेन किया, जबकि लुधियाना के अंदर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बावजूद लगातार विरोध जारी रहा। किसानों ने कहा कि वो एक दिन विरोध करने के लिए 2 घंटे आए हैं और वो विरोध करके जाएंगे। इसके बाद आने वाले दिनों को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान जल्द हो सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर किसानों के आंदोलन को लेकर नई रूपरेखा देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों के अंदर कुछ नए और बड़े फैसले लिए जाएंगे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर जब किसानों का आंदोलन देश के कोने कोने में चल रहा था दोस्तों, तीनों काले कानून के खिलाफ, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करने वाली पार्टी यानी जननायक जनता पार्टी, जिसे हरियाणा के अंदर जनता ने कुछ सीटें जिता दी, लगभग 10 सीटें वो जीत गए थे। उनकी पार्टी JJP पार्टी, तो उन्हें लग रहा था कि वो पूरे हरियाणा की राजनीति को कंट्रोल करते हैं और जननायक जनता पार्टी को लग रहा था कि जनता हमेशा से उनका साथ देगी, जबकि किसानों ने साथ देकर JJP पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी बनाया था दोस्तों। लेकिन BJP से हाथ मिला लिया उन्होंने और किसानों से धोखा कर दिया। इसके बाद किसानों का आंदोलन चलता रहा। इसके बावजूद जननायक जनता पार्टी ने BJP के साथ सपोर्ट जारी रखा, भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाना जारी रखा दोस्तों। उसके बाद जब 2024 के हरियाणा के चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ धोखा कर दिया, अलग होकर चुनावी मैदान में उतर गए और BJP को बहुमत मिल गया अपने दम पर और जननायक जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया दोस्तों। इससे एक बात तय है कि जिस पार्टी का उदय किसानों ने करवाया था देवीलाल चौटाला के नाम पर और OP चौटाला के नाम पर दोस्तों, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो BJP के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और किसानों के आंदोलन में भी साथ नहीं दिया, तो फिर अगले चुनाव में किसानों ने सुपड़ा साफ कर दिया और इसके बाद अब इनको कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो फिर से किसान इनको वोट नहीं देगा, ये बात इन्हें पता है। यही बड़ा कारण है कि जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय दावा करते हैं कि 2019 में वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कांग्रेस पार्टी को लेकर और भी प्रेम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस पर जोरदार जवाब देते हुए कहा कि ये सुबह शाम झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनसे हमारा कोई समझौता नहीं होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर अपनी पार्टी की वापसी करवाना चाहते हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे किसी भी पार्टी के साथ में कांग्रेस को कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए जो मौका परस्ती पर काम करते हैं, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को यू टर्न सरकार बोला जाना चाहिए दोस्तों। ये है मोदी का फॉर्मूला, यानी हमेशा से यू टर्न मारो। पहले कोई स्कीम लेकर आओ, कोई पॉलिसी लेकर आओ, कोई नीति लेकर आओ, उसके बाद जब उसका विरोध हो तो फिर अचानक से यू टर्न ले लो, पलटी मारो और बोलो कि मैंने वो कानून वापस ले लिया जिसका विरोध हो रहा था। यानी जैसे ही विरोध हो वैसे ही पलटी मार दो और यही है भाजपा की तथाकथित मजबूत सरकार दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों के अंदर BJP ने 4 बड़े मामले पर पलटी मारी है दोस्तों। किसान आंदोलन को लेकर तो पहले पलटी मारी ही थी, नरेंद्र मोदी आकर बोल रहे थे कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। इसके बाद ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, जब जबरदस्त बवाल हुआ तब जाकर BJP ने कानून को वापस ले लिया। इसी तरीके से संचार साथी ऐप सभी मोबाइल फोन के अंदर डालने को लेकर भाजपा सरकार के द्वारा मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन जब जबरदस्त तरीके का विरोध हुआ और बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी मना कर दिया कि वो किसी भी तरीके सरकारी ऐप संचार साथी को फोन में पहले से नहीं डालकर रखेंगे, तो उसके बाद भाजपा सरकार ने कहा कि ये ऑप्शनल होगा, यानी लोग अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये भाजपा सरकार की नीति बन गई है कि पहले फैसला लो उसके बाद पलटी मारो, और अब DGCA जो फ्लाइट से जुड़ा हुआ नियम बनाया गया था दोस्तों उसमें भी पलटी मारी गई है। क्या आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब नरेंद्र यू टर्न सरकार के नाम से जानी चाहिए, क्योंकि जब मन करता है तब यू टर्न ले लेते हैं, कभी लगता भी नहीं है कि जो फैसला इन्होंने लिया है उस पर कोई अडिगता दिखाए, यानी कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलता है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने के लिए एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा BJP वालों को लग रहा था कि फायदा करेंगे वो थे DK शिव कुमार। DK शिव कुमार ने सिद्धरमैया के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की, उनके साथ खाना खाया दोस्तों, और दोनों के बीच में जो मसले मसाइल थे उन सबको सॉल्व कर लिया गया। 2 अलग अलग बैठक के बाद ये सारी बातें तय हो गई और DK शिव कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पार्टी आलाकमान जो भी फैसला लेगा, जिसको भी मुख्यमंत्री कंटिन्यू करने का या नया बनाने का, उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और दोनों नेताओं ने एक साथ फोटो खिंचवा ली। इसके बावजूद दोस्तों कुछ लोग अब कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं
की एकजुटता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अचानक से खबर ये सामने आती है कि नेशनल हेराल्ड केस मामले में डीसीएम यानी डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आती है दोस्तों, उसने नोटिस जारी किया है। सोचिए, डीके शिव कुमार को अब नेशनल हेराल्ड के मामले में नोटिस दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि डीके शिव कुमार को लेकर ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि वो सरकार गिरा देंगे। हालांकि बाद में डीके शिव कुमार ने अपने आप को कट्टर कांग्रेसी बताते हुए साफ शब्दों में बोल दिया कि पार्टी कभी भी नहीं हिलेगी और डीके शिव कुमार मजबूती के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा की सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ वोट चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक शख्स दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचा। अपनी मर्जी से उस शख्स ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का साफ तौर पर मना कर दिया गया था। अर्जी में कहा गया कि भारतीय नागरिक होने के बाद 3 साल के बाद उनको वोट डालना चाहिए था, लेकिन उनका नाम पहले ही रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया था नागरिक बनने से पहले, जो कानूनन तौर पर एक अपराध है। अब इस मामले पर अलग अलग तरीके के स्पष्टीकरण सामने आ रहे हैं दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें चुनाव आयोग ने शुक्रवार को केरल में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर एसआईआर प्रक्रिया की तारीख को 1 हफ्ते बढ़ाने का निर्णय लिया है। बता दें कि केरल में 9 और 11 दिसंबर को 2 चरणों में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग का यह आदेश केरल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद आया है, जिसमें गणना प्रपत्र और अन्य प्रक्रियाओं को जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया, जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का हिस्सा है। चुनाव आयोग में संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर की बजाय अब 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। आयोग ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 की बजाय 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हेमंत सोरेन को लेकर यह दावा चल रहा था कि हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ में चले जाएंगे। उनके साथ लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बातचीत जारी है। ऐसे में दोस्तों, हेमंत सोरेन की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए बीजेपी वालों को करारा जवाब दिया गया है। हेमंत सोरेन कहते हैं कि ये धरती आबा बिरसा मुंडा की है और वीर शहीद सिदो कान्हो की है और बाल तिलक माझी की है और दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की धरती है। झारखंड केवल एक राज्य नहीं है, यह पूरे देश के आदिवासी समाज का नेतृत्व करने वाली भूमि है, यानी पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए एक भूमि है, पवित्र भूमि है झारखंड। ऐसे में दोस्तों, झारखंड को लेकर ये बातें अचानक से बोल रहे हैं हेमंत सोरेन, तो उनका मैसेज एकदम क्लियर है कि जो लोग सोच रहे हैं कि झारखंड पर कब्जा कर लेंगे, उन लोगों की नियत कभी भी यहाँ सफल नहीं हो पाएगी। ये आदिवासी समाज के लोगों का नेतृत्व करने वाला क्षेत्र है झारखंड। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये क्लियर कट मैसेज है भाजपा वालों को और खासकर उन गोदी मीडिया वालों को जो दिन रात अफवाह फैलाते रहते हैं हेमंत सोरेन को लेकर, उनसे इंडिया गठबंधन के रवैये को लेकर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जिसमें रामपुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान ने जेल प्रशासन से एक कैटेगरी की सुविधाएं मांगी है। दोस्तों, आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से जेल में मिलने गुरुवार को वकील नासिर सुल्तान पहुंचे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जेल में मुलाकात करने के बाद वकील नासिर सुल्तान ने बताया कि जेल में एक कैटेगरी की सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसलिए आजम खान का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आजम खान को जेल में एक कैटेगरी की सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। अब देखते हैं इस पर जेल प्रशासन और नॉर्मल प्रशासन की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर मतदाता विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के दौरान जिले में चौंकाने वाला एक आंकड़ा सामने आया है। एसआईआर में 1 लाख से अधिक लोग ऐसे पाए गए हैं जो स्थायी रूप से जिला छोड़कर दूसरे जनपदों में बस चुके हैं। 32,000 से अधिक लोग मृतक पाए गए हैं और 74,000 से ज्यादा मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं। ये एटा जिले से जुड़ा हुआ मामला है। दोस्तों, सत्यापन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर को ऐसे मतदाताओं की खोजबीन की जा रही है ताकि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से ना काटा जाए। जिला में वर्ष 2025 के मतदाता सूची के अनुसार 13,967 मतदाताओं के घर जा जाकर सत्यापन किया गया। अभियान में 1,30,500 से अधिक लोग ऐसे मिले जो स्थायी रूप से दूसरे जिले में शिफ्ट हो गए हैं। इनका नाम मतदाता सूची से हटाना लगभग तय है, हटना लगभग तय है। 32,659 मृतक पाए गए हैं जो मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा 74,462 लोग सत्यापन के दौरान अनुपस्थित मिले, जिनकी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ लगातार पते पर संपर्क कर रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या समझते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अपने क्षेत्र से स्थायी रूप पर पलायन कर जाना, ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देता है कि क्या ऐसा संभव भी है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं अभूतपूर्व मामला है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जिसमें
14 दिसंबर 2025 को चलो रामलीला मैदान अभियान की शुरुआत होने जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे तेजी से लगाए जाएंगे। दोस्तों 14 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाया है। दोस्तों रामलीला मैदान के लिए उत्तराखंड से लेकर राजस्थान से गुजरात और कर्नाटक अलग अलग क्षेत्रों से कांग्रेस पार्टी अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में दिल्ली रुक कर रही है। दोस्तों और दिल्ली में कम से कम 5 लाख के आसपास कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक प्रचंड हुजूम उभर सकता है। कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के तहत इस रैली को करने जा रही है। 5 नहीं तो 2 लाख की स्थिति तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर एक राज्य से 10,000 व्यक्ति भी आता है कांग्रेस पार्टी के लिए तो आराम से 2 लाख के आसपास का आंकड़ा पहुंच जाएगा और दिल्ली कांग्रेस भी पूरी ताकत लगाएगी। आसपास के इलाके चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर राजस्थान हो, वहां से तो और ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों का एक हुजूम देखने को मिलेगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें असम में कांग्रेस पार्टी आज से नया जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। राइजर पडुलित राइजर कांग्रेस जनता के दरवाजे पर कांग्रेस इस राज्यव्यापी अभियान में विशेष एस्पिरेशन बॉक्स के माध्यम से जनता की उम्मीद और सुझाव को एकत्र किया जाएगा। दोस्तों चाय बागान के मजदूरों से उनके सुझाव मांगे जाएंगे, किसानों से भी उनके सुझाव मांगे जाएंगे, महिलाओं के समूह यानी SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनसे भी सुझाव मांगा जाएगा, छात्रों से सुझाव मांगा जाएगा और ग्रामीण समुदाय के लोगों से सुझाव मांगा जाएगा। जनता की राय कांग्रेस पार्टी सीधे 2026 के चुनाव में अपने विजन डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल करेगी और घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी वही वादा करेगी जो जनता से आ रहा है, यानी जनता से पूछे गए वादों के इर्द गिर्द अपने वादों का एक कलेक्शन करने जा रही है कांग्रेस पार्टी और इसी के इर्द गिर्द बड़ा ऐलान किया जाएगा, जनता से वादा किया जाएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर जिस बिहार राज्य के अंदर प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपए है, वहां पर प्रति माह एक व्यक्ति 5,569 रुपए कमाता है दोस्तों और MLA MLC का मोबाइल रिचार्ज प्रति माह 8300 रुपए का होगा, यानी 8,300 रुपए का होगा। जब जिस राज्य के अंदर प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा विधायक को महीना मोबाइल का खर्चा मिल रहा हो, उस राज्य के अंदर कैसे विधायक लोगों का विकास कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर जिनको विधायक चुना है जनता ने वो कुछ खास विकास फिर से नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से जिनकी सरकार थी जनता ने वापस से उन्हीं को वोट देकर फिर से अपना भाग्य वही चुना है जो अब तक 20 साल में चल रहा था। अगर आप भी मानते हैं कि ये जनता के लिए एक बड़ा झटका है कि 8300 रुपए MLA और MLC को दिया जा रहा है प्रति माह, जबकि प्रति व्यक्ति आय बिहार के अंदर मात्र 5569 रुपए है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर रामपुर की कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम यानी आजम खान के बेटे को 7 साल की सजा सुनाई है। दोस्तों कोर्ट ने अब्दुल्ला को फर्जी पासपोर्ट केस मामले में दोषी पाया है और इससे पहले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 2 पैन कार्ड रखने के मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, यानी हर मामले में उनको सजा सुनाई जा रही है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आजीवन कारावास जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की गई है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से पूर्व बीजेपी के सांसद और भाजपा की नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात को तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद सियासी हलकों में चर्चा चल रही है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य उसमें एक नाम है, धर्मपाल सिंह का एक नाम है, बाबूराम निषाद का एक नाम है, रामशंकर कठेरिया का नाम है, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह का नाम आगे चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी बात पे जाती है दोस्तों तो उस पे कि साध्वी निरंजन ज्योति को आगे कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से आती है और भारतीय जनता पार्टी मैसेज देना चाहती है पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को आगे बढ़ाकर। तो ये भी एक बड़ा कारण है दोस्तों कि अब चर्चाएं काफी जोर शोर से चल रही है। देखते हैं आगे क्या फैसला लिया जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अभी भी बीजेपी में पसोपेश की स्थिति है दोस्तों। RSS के साथ तमाम बैठक के बावजूद अभी तक कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं शंकाएं होती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना ज्यादा विवाद है कि RSS और तमाम तरीके के संगठनों से बातचीत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगाकर बता रही है कि उसकी पार्टी में कहीं कोई एकजुटता नहीं है, जोरदार तरीके का बवाल है, इसीलिए सबको साथ रखना उनके लिए बहुत मुश्किल का काम बनता जा रहा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें गुजरात के जामनगर के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया पर एक व्यक्ति ने चप्पल फेंक दिया दोस्तों। चप्पल फेंकने की वारदात वीडियो में भी कैद हो गई। इसके बाद गोपाल इटालिया ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग तो की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि चप्पल फेंकने वाले शख्स को मैंने माफ कर दिया। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों। अब इसे लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह पॉलिटिकल स्टंटबाजी है ताकि मीडिया में बने रहे। कुछ लोगों का मानना है कि यह जेन्युइन तरीके से हुआ है, एक व्यक्ति जानबूझकर आया है डराने धमकाने के लिए आम आदमी पार्टी को। अलग अलग तरीके की थ्योरियां हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएं
पाएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आगामी चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव के अंदर अगर 175 सीटें नहीं जीती कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर सवाल खड़े होंगे। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। परिणाम की तारीख को आगे बढ़ाए जाने पर विपक्षी दल ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर मिली भगत को आगे बढ़ाने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में कथित हेराफेरी और स्ट्रांग रूम के प्रबंधन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ईवीएम हैकिंग की आशंका जताई है दोस्तों। और राज्य में निकाय चुनाव के तहत कुछ नगर के अध्यक्षों और बहुतांश नगर पालिका के प्रभागीय चुनाव पहले ही स्थगित कर दिए गए थे। इसके साथ ही बोला गया कि अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा और रिजल्ट आएगा तो जरूर इस बार इंडिया गठबंधन अच्छा चुनाव जीतेगी और कांग्रेस पार्टी 175 प्लस सीटें जीतने की स्थिति में है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए हैं। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के भारत आने पर कई सारी तस्वीरें शेयर की गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो तस्वीर शेयर की गई है दोस्तों, इसमें एक फव्वारा दिखाई दे रहा है। इस फव्वारे के नीचे देखने पर साफ तौर पर लग रहा है कि काई जमी पड़ी है, यानी साफ सफाई भी सही से नहीं हुई फव्वारे की। और इस तस्वीर से क्या भारत की इमेज खराब करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा और कहा कि क्या ये नेहरू जी ने खराब कर दिया, फव्वारे को गंदा कर दिया? इसका जवाब भाजपा वालों को देना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों, शिवसेना शिंदे गुट के दबदबे वाले अंबरनाथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल के वोटिंग से 2 दिन पहले शिवसेना बुरी तरीके से हिल गई है, क्योंकि दूसरे तरफ बीजेपी ने इस मौके का फायदा उठाकर जोरदार कैंपेन करना शुरू कर दिया है। अंबरनाथ में बीजेपी ने परिवर्तन पदयात्रा शुक्रवार को शुरू कर दी और 5 दिन तक चलने वाली इस यात्रा से हर वार्ड को कवर किया जाएगा और शिंदे की राजनीति को यहाँ पर खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और जरूरी है कि आप हमारे साथ लगातार आगे भी इस मामले को लेकर बने रहिएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सभी दोस्तों, भाइयों बहन, मित्रों को दोस्तों जय हिंद।